नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान की 2026 की औद्योगिक नीतियों का एक बहुत ही डीप और मजेदार विश्लेषण करने वाले हैं। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा को समझने के लिए ये नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। 2026 के लिए राजस्थान ने एक बहुत ही आक्रामक और 3 स्तरीय औद्योगिक रणनीति पेश की है, जिसका लक्ष्य राज्य के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलकर रख देना है। तो चलिए सीधे मूल स्रोत और आंकड़ों के आधार पर यह समझते हैं कि कैसे राज्य सरकार बुनियादी ढांचे से लेकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तक एक विशाल छलांग लगाने की पूरी तैयारी में है। तो आज हम 3 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, बिल्डिंग द बेस यानी आधार कैसे बन रहा है। दूसरा, पावरिंग द फ्यूचर यानी भविष्य की तकनीक को ऊर्जा देना। और तीसरा, रीचिंग फॉर द स्काइज यानी सीधे आसमान को छूने की तैयारी। आइए इस पूरी रणनीति को डिकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, बिल्डिंग द बेस यानी इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। अब देखिए, किसी भी बड़ी औद्योगिक क्रांति के लिए बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए, राइट? और सरकार अच्छी तरह जानती है कि वो अकेले पूरे राज्य में इतने सारे पार्क स्थापित नहीं कर सकती। इसलिए इस पॉलिसी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत जोर दिया गया है। जरा इसके लागू होने की स्पीड देखिए। जनवरी 2026 में इसे कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है और फिर 14 से 19 मार्च के बीच, जब राज्य में राजस्थान उत्सव की धूम थी, उसी मोमेंटम के बीच 18 मार्च को इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। ये फास्ट टाइमलाइन साफ दिखाती है कि प्रशासन इन नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए कितना सीरियस है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट डेवलपर्स आखिर यहां अपना पैसा क्यों लगाएंगे? इसका जवाब है ये बड़ा सा नंबर, 60%। किसी भी पार्क में सड़क, पानी और बिजली की कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सरकार ये कह रही है कि इन बेसिक यूटिलिटीज के डेवलपमेंट का 60% खर्च, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक हो सकता है, वो खुद उठाएगी। बाकी का 40% डेवलपर को देना होगा। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है, जो प्राइवेट डेवलपर्स के शुरुआती बोझ को काफी हद तक कम कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्क डेवलपमेंट के लिए कौन से 4 अलग-अलग मॉडल बनाए गए हैं। मॉडल ए में पूरी जमीन रीको द्वारा दी जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट प्राइवेट होगा। रीको, जो कि 1969 से राज्य में औद्योगिक विकास की बैकबोन है, यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभा रहा है। मॉडल बी में 80% जमीन डेवलपर की और 20% जमीन रीको की होगी। मॉडल सी में 100% जमीन सिर्फ डेवलपर की होगी। और अंत में मॉडल डी, जो पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। ये लचीलापन इसलिए रखा गया है ताकि हर तरह के निवेशक आके इस योजना से जुड़ सकें। लेकिन एक सेकंड, ये सारे लाभ हर किसी के लिए नहीं है। एलिजिबिलिटी की शर्तें काफ़ी सख्त रखी गई हैं। पार्क कम से कम 50 एकड़ का होना चाहिए और उसमें न्यूनतम 10 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बस एक छोटी सी फैक्ट्री लगाए और ये बड़े अनुदान ले जाए। सरकार का लक्ष्य बड़े और व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। इसके साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP लगेगा, उस पर 50% का रीइंबर्समेंट है। और अगर पार्क 250 एकड़ से बड़ा है तो 40 करोड़ रुपए तक का भारी कैपिटल ग्रांट भी दिया जा रहा है। काफी इंप्रेसिव है ना? अब इस नंबर 7 को अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये नंबर हमारी आज की चर्चा की एक बहुत बड़ी कुंजी है। इस नीति के तहत इन पार्कों को पूरे 7 साल तक 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट मिल रही है। शुरुआती सालों में किसी भी नए उद्योग के लिए ऊर्जा का खर्च बहुत भारी होता है, तो ऐसे में ये 7 साल की छूट उन्हें सेटल होने और मुनाफा कमाने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक मौका देती है। तो बेस बन गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, पावरिंग द फ्यूचर यानी राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026। ग्लोबल लेवल पे चिप मैन्युफैक्चरिंग की जो रेस चल रही है ना, राजस्थान उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। इनका एम सीधा है, राज्य को सेमीकंडक्टर डिजाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाना। अब इसकी टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल वही सेम डेट्स, 21 जनवरी को अप्रूवल और 18 मार्च को ऑफिशियल लॉन्च। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये क्लियर दिखाता है कि सरकार की इंडस्ट्रियल रणनीति कितनी सिंक्रोनाइज्ड है। बुनियादी ढांचा और टेक सेक्टर दोनों एक ही रफ्तार से साथ साथ चल रहे हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि ये नीतियां आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। बाईं तरफ देखिए, वही साझा लाभ, 7 साल की बिजली छूट, 75% स्टैम्प ड्यूटी छूट और 60% कैपिटल सब्सिडी। लेकिन दाहिनी तरफ टेक सेक्टर के लिए कुछ अनोखे लाभ जोड़े गए हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट्स में शुरुआत में ही बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए टर्म लोन के ब्याज पर 5% का ग्रांट दिया गया है। साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखने वाली ग्रीन रेटिंग यूनिट्स की फीस में 50% की एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान है।
चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे हाई टियर पर चलते हैं, रीचिंग फॉर द स्काइज, एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026। डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इस नीति के जरिए राजस्थान एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। इसका लॉन्च देखिए, जनवरी में अप्रूवल के बाद 18 मार्च को स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने इसका अनावरण किया और ठीक 3 दिन बाद 21 मार्च को इसका ड्राफ्ट जारी हो गया। मुख्यमंत्री का इसमें सीधा शामिल होना ये साफ करता है कि रक्षा क्षेत्र राज्य के आर्थिक विजन के बिल्कुल केंद्र में है। अब इस स्लाइड पर जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं उन्हें जरा गौर से देखिए। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कोई छोटा खेल नहीं है। यहां लार्ज कैटेगरी ही 50 से 300 करोड़ रुपए से शुरू होती है। मेगा प्रोजेक्ट्स 300 से 1000 करोड़ के बीच हैं और अल्ट्रा मेगा के लिए तो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये स्केल बताता है कि राज्य किस लेवल के ग्लोबल और नेशनल कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही सब कुछ नहीं होती। एरोस्पेस सेक्टर में सर्विस सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे डिजाइनिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो इन सेवाओं के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट्स थोड़ी सुलभ रखी गई हैं। यहां लार्ज 25 से 100 करोड़ के बीच है, मेगा 100 से 250 करोड़ और अल्ट्रा मेगा 250 करोड़ से अधिक है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है जिससे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पूरा सपोर्ट इकोसिस्टम भी डेवलप हो सके। और वो जो 7 साल की स्टैंडर्ड छूट थी ना, उसके ऊपर एरोस्पेस के लिए कुछ स्पेशल बूस्टर्स दिए गए हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए 10 से 15% का एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है। जो पहली 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा यूनिट्स आएंगी उन्हें 25% का सनराइज बूस्टर मिलेगा, जो कि जल्दी आने वालों के लिए एक बड़ा इनाम है। इसके अलावा जमीन के लिए 10 साल की फ्लेक्सिबल पेमेंट सुविधा और 7 साल तक 100% मंडी बाजार शुल्क का रीएम्बर्समेंट भी इसे काफी आकर्षक बनाता है। ओके, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब टाइम है एक छोटे से नॉलेज चेक का। आइए देखते हैं कि अभी तक की तस्वीर कितनी साफ है। तो इस पहले सवाल पर विचार करें। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी के बारे में इनमें से क्या सही है? क्या मिनिमम एरिया 25 एकड़ है? नहीं, हमने देखा था कि ये 50 एकड़ है। क्या मॉडल सी की जमीन रीको देता है? बिल्कुल नहीं। मॉडल सी तो 100% प्राइवेट डेवलपर का है। तो सही जवाब है सी, प्रदूषण को कंट्रोल करने वाले CETP पर 50% का रीएम्बर्समेंट मिलता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी की करेक्ट लॉन्च डेट्स क्या थी? चलिए याद करते हैं। हमने इस बात पर काफी जोर दिया था कि कैसे नीतियां तेजी से आगे बढ़ें। 21 जनवरी को कैबिनेट की मंजूरी, 18 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च और 21 मार्च को ड्राफ्ट जारी होना। ये एक बहुत ही फास्ट और सटीक क्रोनोलॉजी है। और हमारा आखिरी सवाल, क्या ये ट्रू है या फॉल्स कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी में 7% कैपिटल सब्सिडी और ग्रीन रेटिंग यूनिट्स के लिए 50% की छूट मिलती है? इसका जवाब है ट्रू। ये पूरी तरह सच है। ये वही ओवरलैपिंग और यूनिक टेक बेनिफिट्स का शानदार कॉम्बिनेशन है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि इन भारी भरकम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पढ़ने के बजाय उन्हें एक साथ रखकर और उनके पैटर्न को समझकर ही हम इस पूरी आर्थिक संरचना को गहराई से समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड तरीका ही किसी भी जटिल विषय को याद रखने की असली चाबी है। अब अंत में एक सोचने वाला सवाल। पार्कों के जरिए फाउंडेशन बन चुका है, सेमीकंडक्टर्स से चिप्स डिजाइन हो रहे हैं और एरोस्पेस से आसमान को छूने का टारगेट तय हो चुका है। आर्थिक विकास के इस विशाल स्तर के बाद यह सोचना बड़ा दिलचस्प है कि ये प्रोग्रेसिव राज्य आगे किस महत्वपूर्ण सेक्टर में क्रांति लाने वाला है। इसी बड़े सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।